Welcome back, children. So, today we will start the next topic of our chapter. Okay, as you know, that till now we have covered in our first chapter of economics what is development, what are the different aspects of development, then income and other goals, national development. Okay, then the basis, or we can say the things on the basis of which we can compare the countries or the states. Okay, as well as we have discussed about the average income and other criterias. Okay, that we have discussed, as well as we have discussed about their subtopics. So today now we will start from the public facility. Okay, this is our next topic. So first of all, I would like to ask you that what do you mean by public facilities? आप लोगों ने ये word सुना होगा, public facilities. What is this? Okay. Can you imagine, children, that can we purchase each and everything, can we buy each and everything with the help of money? क्या हम पैसे की सहायता से अपने आसपास की हर चीज़ को खरीद सकते हैं? No. हम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में देख लीजिए, ठीक है. अगर सपोज़ आपके पास में पैसा है या आपको पैसा मिल जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आप अकेले कहीं पे भी रहो, देन could you be able to manage a house, food, security, family, love and care? Okay, क्या ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. ओके, क्योंकि आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं. ऐसे ही हमारे पास में कितना भी पैसा हो, लेकिन हम अपने आप में सारी चीज़ें जो भी हमारी जो बेसिक लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको हम हर चीज़ को परचेस नहीं कर सकते. जैसे सपोज़ कि हमारे पास कितना भी पैसा होगा, लेकिन हम कभी भी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते. ओके, हम कहीं से भी कह सकते हैं कि अनअडल्ट्रेटेड या मिलावट रहित चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे. ओके, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि कैसी पॉलिसीज़ हैं या कौन सी कंपनीज किस हिसाब से चीज़ों को बना रही है ना, गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या पॉलिसीज़ डिसाइड की हैं. या फिर हम कितना भी पैसा हमारे पास में हो, बट हम प्रॉपर हेल्थ भी नहीं खरीद सकते. तो ये, और ना ही हम अपने हिसाब से अपने आप में सड़कें बना सकते हैं, ना ही हम रेलवे ट्रैक्स को बिछा सकते हैं. इट मीन्स बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बट वी आर नॉट एबल टू परचेज दैम बाय आवरसेल्फ. हम उनको अपने आप खरीद नहीं सकते. ओके, सो ये इस टाइप की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो सड़कें हों, स्कूल्स हों. ओके, आप सोचेंगे स्कूल तो प्राइवेट भी होते हैं, बट डियर चिल्ड्रन, in our country or in every country, everybody is not able to afford private schools, okay, or the private education. So because of that according to the right to education, government is supposed to open the schools also, है ना. तो ये schools, hospitals, सड़क, है ना, उसके बाद आपके रेलवे ट्रैक्स, देन आपके एयरपोर्ट्स, ओके, एयरवेज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कौन देता है? साथ ही साथ आपकी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, आपकी सिटी की सिक्योरिटी. ये सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट इनको ओन करती है या गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है. ओके, सो ये सब क्या है? आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम पर्सनली कभी भी ओन नहीं कर सकते. इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इनके लिए गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा. Okay, now we will discuss little bit about, previously, like we have seen that on the basis of average income, what was happened? That on the basis of income, Punjab is very rich. Okay, but if we will count their infant mortality rate, literacy rate, or net attendance rate ratio, then what was the result? Then Kerala was the number one. Okay, so it happens that we need each and everything if we want overall development
अगर हमको ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, हर क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर जगह का आंकड़ा हमको आंकना होता है, तभी हम कंपैरिजन भी कर पाते हैं। अब जैसे केरला में ये सब चीज़ें क्यों हैं, जबकि पंजाब में तो पैसा बहुत ज़्यादा है, आप लोग ये सोचेंगे, है ना। लेकिन केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी कम क्यों है, उसका कारण है कि वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ओके, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, साथ ही साथ वहाँ पे पीडीएस का जो सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। आप सोचेंगे व्हाट इज़ दिस पीडीएस, तो पीडीएस आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिंपल वे में आप सोच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आपने सुना होगा राशन की दुकानें, है ना, कंट्रोल की दुकानें, हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे गांव में राशन की दुकानें होती हैं, ठीक है। आपके मम्मी पापा से भी पूछेगा अपने घर में, आपके पास में राशन कार्ड भी होगा, ओके। तो राशन कार्ड या पीडीएस की जो दुकानें होती हैं, उनसे क्या होता है, आप अपने कह सकते हैं कि स्पेसिफिक दामों पर आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको अनाज वहाँ से, दालें हो सकती हैं, चीनी, केरोसिन, ओके, ये इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे बांटी जाती हैं, ओके। सो बेसिकली, और जिनके पास में हमारे देश में जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन को भी बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब हैं वो लोग, उनके पास में जो उनका बीपीएल कार्ड होता है, उसके बेसिस पे उनको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, जैसे 1 रुपये किलो गेहूँ या 2 रुपये किलो चावल, इस टाइप से मिनिमम लीस्ट रेट्स पे उनको राशन दिया जाता है, जिससे कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे, ओके। सो पीडीएस इसीलिए खोले गए हैं ये दुकानें। बट सबसे बड़ी क्या बात है, शिकायतें ये आती हैं कि राशन की दुकानें अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही हैं, ओके। यहाँ पे करप्शन है, ओके, या फिर हो सकता है कि राशन वाले दुकानदार आपको कोई भी चीज़ बोल दें कि ब्लैक कर ले किसी चीज़ को, ओके, आपको कोई चीज़ देने से मना कर दे, हो सकता है उसको वो ब्लैक में कहीं दूसरी जगह पे बेच दे, ओके। या फिर आप ध्यान ना दें, हो सकता है कि आप कोई अनाज ना भी ले रहे हो और वो आपके खाते में भी अनाज चढ़ा दें। तो इस टाइप से कई जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं कि पाई गई हैं कि पीडीएस सिस्टम प्रॉपर वे में रन नहीं कर पा रहा है, ओके। अदरवाइज़ ये पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा है, ये हमारे लोगों की मदद के लिए है ना। अब हम अगर देखें तो ये पीडीएस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओके। सो जैसे आपके आसपास में आपने देखा होगा कुछ और चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट ने सभी लोग हेल्दी रहे उसके लिए शुरू की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आपके आसपास में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, ओके। उसके साथ साथ में आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या होता है, छोटे बच्चे या जो भी माताएं या ओके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन सब के लिए न्यूट्रिशियस फूड भी आता है, ओके। इवन दो हमारे जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे मिड डे मील का प्रोग्राम भी चलता है, ओके। ये सब चीज़ें किस लिए शुरू हुई है बेटा, ये इसलिए स्टार्ट की गई सारी की सारी चीज़ें, जिससे कि पुराने जैसे गांव वगैरह साइड में लोग सोचते थे कि हमारा बच्चा कमाएगा, हम लोग कमाएंगे या फिर स्कूल भेजेंगे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्टार्ट किया कि आपका बच्चा स्कूल में आए भी और उसको खाना भी मिले, साथ ही साथ वो हेल्दी भी रहे। आंगनवाड़ी में भी पौष्टिक आहार भेजा जाता है जिससे कि बच्चे और माएँ सभी लोग स्वस्थ रहे। वहाँ कुछ दवाइयाँ भी बांटी जाती हैं, ओके। सो ये सब चीज़ें जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे। बट आप लोग जानते होंगे, आपके आसपास भी आपने सुना होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी क्या होता है, गड़बड़ होती है, ओके। हमारे यहाँ पे वो जो न्यूट्रिशियस फूड है वो बच्चों तक नहीं पहुँच पाता है, उनकी मदर्स तक नहीं पहुँच पाता है, और हो सकता है कि वो ब्लैक में सेल भी हो जाता है कई बार, ओके। सो मीन्स वी आर सपोज टू कीप एन आई ऑन ऑल दिस एक्टिविटीज़, ओके। हमको ये सारी चीज़ों पे वॉच रखना है। गवर्नमेंट को स्पेशली इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट क्रॉस चेक भी कर रही है और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट आया है, ओके। जैसे हम वैसे भी सुनते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ओके। बट अपनी हेल्थ को नापने का क्राइटेरिया क्या है, ओके। आप कैसे पता करेंगे कि आप हेल्दी हैं? तो इसके लिए आप एक छोटा सा
कह सकते हैं कि टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं BMI। इट मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या चीज़ है बेटा कि बॉडी मास इंडेक्स होता है आपकी पूरी बॉडी का मतलब एक कैलकुलेशन आप जब करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने वेट का कैलकुलेशन करोगे, एज वेल एज उसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कि आप हेल्दी हो, ओके, या कह सकते हैं कि आप ओबेसिटी के शिकार हो, या फिर कह सकते हैं कि आप अंडर नॉइज्ड हो। ये सारी चीज़ें आपको BMI के उससे रिपोर्ट से आपको पता चल जाएंगे। ये आप खुद भी जज कर सकते हो। कैसे करोगे आप लोग इसको? सपोज़ सबसे पहले BMI को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपका वेट ले, ओके, आपका वेट जितना भी हो 30 kg, 35 kg, 40 kg, वट एवर इट इज़, ओके। आपका वेट आपने लिया, देन मेजर योर हाइट, अपनी हाइट को नापिए। हो सकता है कोई 151 सेंटीमीटर हो, कोई 160 सेंटीमीटर हो, XYZ, किसी की कितनी भी हाइट हो सकती है, ओके। अब इस हाइट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में, ओके। और फिर अपने वेट को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, हाइट के स्क्वायर से, ओके। हाइट का स्क्वायर कैसे, आपकी हाइट को आप किस में मेज़र कर रहे हो, मीटर्स में। आपकी हाइट को आप मीटर्स में कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर लीजिए, ओके। सपोज कोई 1 मीटर का है, ओके, तो 1 की जगह पे वो उसको क्या कर देगा, 2 हो जाएगा, ओके। तो उससे आप अपने वेट को डिवाइड कीजिए, ठीक है। आप उस अपनी हाइट के स्क्वायर से वेट को डिवाइड कीजिए, तो उससे क्या आ जाएगा, आपका BMI इंडेक्स BMI आ जाएगा, ओके। और BMI अगर आपका 18.5 से कम आता है, then what will happen? It shows that you are undernourished. आप क्या हैं, undernourished हैं। अगर आपका BMI 18.5 से कम आता है तो। अब अगर यही BMI आपका 25 से ज़्यादा आ जाता है, ओके, 25 या 25 से ज़्यादा आता है, देन व्हाट इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट यू आर ओवरवेट, आपका वज़न ज़्यादा है। इट मीन्स आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी डाइट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। गॉट इट, ओके। सो ये BMI कैलकुलेट करने का एक तरह से तरीका है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप जान सकते हैं कि अंडर नॉइज्ड हैं या कह सकते हैं कि आप ओवरवेट हैं। ये आप अपने आप में इस चीज़ को जज कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट्स के लेवल पे, जैसे कि हमने पहले एक क्राइटेरिया लिया था कि एवरेज इनकम, ओके। सो एवरेज इनकम इज़ नॉट सफिशिएंट। ना अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके, उसके अकॉर्डिंग if we want to compare any state, then we will have to calculate, we can say the educational level, okay, the health of the people, okay, as well as per capita income. If we will have to take the average of all these 3 aspects, then only we could be able to say that this country, this particular country or the state is rich or poor, or it is good or bad, okay. Here we have the data, okay, regarding India and its neighboring countries. It was calculated in 2004. ये इंडिया और उसके पड़ोसी देशों का डाटा है, हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ का। इसमें श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ का आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा दिया गया है। इसमें पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, लिटरेसी रेट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ओके, एज वेल एज HDI रैंक, इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, ओके, ये इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम में यहाँ पे ये श्रीलंका हमसे आगे है, ठीक है। सेकंड नंबर पे इंडिया बिलोंग करता है, इवन दो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी, लिटरेसी रेट में भी, और ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ रेशियो ऑफ 3 लेवल्स पे भी। और अगर हम HDI रैंक को देखें तो ये 126 शो कर रहा है, ओके। इट मीन्स ऐसे यहाँ पे म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल सबका दिया हुआ है डाटा, जो आप देख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर इस डाटा को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुअर कंडीशन किसकी दिख रही है आपको, पर कैपिटा इनकम की बेसिस पे, वो है आपके म्यांमार की, ओके। इवन दो बाकी सारे लगभग कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपकी म्यांमार की कम है,
ओके। लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा आपको कम किसका दिखता है? पाकिस्तान एज वेल एज पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सबसे कम एजुकेशन लेवल किसका है? आपको यहाँ दिख जाएगा बांग्लादेश का। ओके। और अगर सब चीज़ों का टोटल देखा जाए तो जो 3 जो लेबल्स हैं उनका अगर ग्रॉस लेवल देखा जाए, उनका टोटल देखा जाए तो आपको दिखेगा कि आपका चाहे वो म्यांमार हो या फिर कह सकते हैं कि पाकिस्तान हो, ओके, बांग्लादेश हो, ये सभी बहुत लो हैं। ठीक है। सो अब HTI इंडेक्स लेवल के बेसिस पे भी सारा मतलब उस पर वर्ल्ड लेवल पे हम जानते हैं, और ये हमारा साउथ एशियन हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका डाटा है। नाउ चिल्ड्रन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एज वी हैव रेड दैट what is sustainable development. So we know already that what is sustainable development. Okay, we have discussed it in our so sustainable development is a development that meets the need of present without compromising the ability of future generation. Okay, कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिसको हिंदी में सतत विकास भी बोला जाता है। इट मीन्स ऐसा विकास जिससे हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी हो, बट उससे हमारे भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। ओके, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बॉर्ड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ओके, इट मीन्स कि हमने ये विरासत में नहीं पाया है। आज का जो हमारा जो वर्ल्ड है वो हमको विरासत में नहीं मिला है। ओके, ये सारी सुख सुविधाएं उल्टा हम ये किससे उधार ले रहे हैं? ये हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार ले रहे हैं। ओके, अगर आप कभी भी रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग द रिसोर्स, यू आर गोइंग टू स्पॉइल द लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। वाई? बिकॉज सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists are warning that the present type of level of development are not sustainable। और जैसे कि ये क्वेश्चन आया कि मीन्स इस सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन राइज होता है, क्या रियल में हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है, क्या वो सतत है, क्या वो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है? बट वी कैन से दैट नो। ओके, साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं दैट राइट नाउ दिस इज़ नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाई? बिकॉज nowadays by the name of development what we are doing, we are exploiting the natural resources. Here we are having 2 example, हमारी बुक में 2 examples दिए हुए हैं, एक ग्राउंड वाटर का दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया हुआ है exertion of the natural resources. First of all we will talk about the ground water. Okay, ground water का आपने देखा होगा जैसे बारिश होती है उसका जो पानी ज़मीन में समाता है, आपने देखा होगा कि हैंड पंप से, आपके कुओं से, ओके, आप क्या करते हो, या आपके घरों में बोरिंग होगा तो वहाँ से आप क्या करते हो, आप पानी आपकी ज़रूरत के लिए निकालते हो। ठीक है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि गांव में 1 2 3 4 इस टाइप से कुएँ होते थे, उसी पर से सारे गांव के लोग पानी भरते थे, या नंबर ऑफ़ हैंड पंप्स होते थे। ठीक है, वो गवर्नमेंट लगवाती थी, डिपेंड करता था कि कितने लगवाने हैं, या उसके बाद में लोगों ने प्राइवेट पे लगवाने शुरू किए। और अब की डेट में क्या हो गया है, हम अपने घरों में भी बोरिंग करवाते हैं। ठीक, हम अपने खेतों के लिए भी ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, हमने यूज़ तो बढ़ा दिया बट हम रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जहाँ भी आप नज़र उठा के देखेंगे आपको क्या दिखेगा, सारा जो सराउंडिंग है वो किससे कह सकते हैं कि कवर्ड है, कंक्रीट की सड़कों से या घरों से। ठीक है, हमने जंगल काट दिए हैं, और जो बारिश का पानी है वो लगभग नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। जितना हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर का, जितना ज़्यादा हमने यूजेस बढ़ा दिए हैं, उसके कंपैरिजन में रेन वाटर ज़मीन तक अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता।
ओके। आपकी जैसे ज्योग्राफी में भी आएगा ये चीज़, ओके। वहाँ पे आप देखेंगे कि पानी की इस कमी से जूझने के लिए या इससे लड़ने के लिए हम क्या चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम जो अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर लेवल पे जो प्रेशर पड़ रहा है उससे बच सकें। इट मीन्स हम अपने घरों की छतों पे गिरने वाले पानी को स्टोर कर सकते हैं, ओके। इसको हम ज्योग्राफी में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे एग्जॉस्टिबिलिटी या एक्सर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। ये सेकंड एग्जांपल है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ लेंगे, सपोज यू पीपल हैव हर्ड अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स, ओके। हमारे पास में जो क्रूड ऑयल है वो किसका एग्जांपल है, फॉसिल फ्यूल का, एज वेल एज अगर आप देखते होंगे कोल, वो भी हमारा उसी का एग्जांपल है। सपोज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो लाखों सालों में डेवलप होता है, ओके, स्पेशली ओशनिक एरियाज़ में, ओके। ज़मीन के नीचे जितने भी हमारे जो लिविंग बींग्स के जो रिमेन्स होते हैं उसका जो ऑयल होता है उससे ये डेवलप होता है, ठीक है। लाखों साल के हीट और प्रेशर की वजह से ये क्रूड ऑयल का लेयर डेवलप होता है, ठीक। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर एक बार हमने इस क्रूड ऑयल को ख़त्म कर दिया, could be able to sustain the development? क्या हमारे इंडिया जैसी कंट्री में, हमारे भारत जैसे देश में, जहाँ पे हमारे पास में क्रूड ऑयल के रिसोर्सेस ना के बराबर है, जबकि हमको ज़रूरत बहुत है। आज आप देखते हैं कि लाखों करोड़ों गाड़ियाँ पूरे देश में सड़कों पे दौड़ रही हैं, ओके, और उन सब के लिए डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत है, ठीक। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि चीज़ें भी बनते हैं जिनमें पेट्रोलियम जेलीज वगैरह उन सब की भी चीज़ें पड़ती हैं, पेट्रोलियम गैस है हमारे यहाँ पे, ओके। सो ये सब चीज़ें एक तरह से कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल्स पे आपकी जो नीचे से नेचर से ही हमको मिल रही हैं, ठीक है, चाहे वो पेट्रोलियम गैस हो या फिर क्रूड ऑयल। तो इनको अगर हमने एक बार ख़त्म कर दिया तो क्या होगा, हम कभी भी दोबारा इनको नहीं बना पाएंगे, या लाखों साल बाद हम फिर इसका कोई भी लेयर मिल पाएगा हमको, ठीक है। अब ये चीज़ भी क्या है, एग्जर्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ हम चीज़ों को बहुत स्पीड के साथ में ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इसके लिए हमको कह सकते हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ओके। हमको देखना पड़ेगा कि हम फ्रेंडली वे में चीज़ों का यूटिलाइज़ करें, ओके, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी हमसे कोई शिकायत ना हो एंड दे कुड बी एबल टू लिव हैप्पी हेल्दी लाइफ, ओके। सो नाउ एट द एंड वी कैन सी that how we can conclude this chapter, that consequences of the environmental regulation do not respect national or state boundaries. Our future is linked together. अगर हम बात करें कि चाहे वो environmental degradation हो, okay, या exploitation of the nature हो या natural resources हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये कभी भी हमारे नेशन या स्टेट की बाउंड्रीज़ के लिए कभी भी अगर हम इनको एक्सप्लॉइट करें नेचुरल चीज़ों को, तो वो कभी भी हमारे लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती, ओके। ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ हमसे रिलेटेड या हमारे देश से रिलेटेड या सिर्फ हमारे स्टेट से रिलेटेड नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये किससे रिलेटेड है, ये आने वाली पीढ़ी से भी रिलेटेड है। इसका मतलब हमको आज से ही ये सोचना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पाथ है उसको अडॉप्ट करें, जिससे ना हमको दिक्कत हो और ना ही हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत हो, ओके। सो वी हैव टू यूज़ आवर रिसोर्सेज इन सच अ फ्रेंडली वे. So this was the chapter, this was our chapter, okay. So till now you just watch both the videos together, okay. Watch it carefully and be ready with your queries, okay. And then we will later on I will discuss the question answers also. Till then, bye bye, have a nice day.